हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और ये बताने से पहले कि जो ये आज की वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर होने वाली है, किस सब्जेक्ट से लिया गया है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो जो आज का ये टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ पेशेंट, जिसको हम लोग पेशेंट राइट्स भी कहते हैं। और बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है वो हमारे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, चाहे जीएनएम फर्स्ट ईयर हो, एएनएम फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसको शॉर्ट में हम FON भी कहते हैं, वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्पज़ से। सो देखते हैं इंट्रोडक्शन कि होता क्या है पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट क्या होता है, तो पेशेंट वो पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाता है और सर्विसेज लेता है। तो बात करते हैं कि पेशेंट राइट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया है। तो हम इंडिया के अंदर बात करें, जो पेशेंट राइट है ये एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है। द चार्टर ऑफ पेशेंट राइट इज अ डॉक्यूमेंटेड प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC दैट एन्यूमरेट 17 राइट। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल हमारे इंडिया के अंदर, जिन्होंने बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस किया है, हमारे पेशेंट के राइट्स को। इसको हम सिंपली ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं, ह्यूमन पेशेंट है ना। तो इन दो जो ये राइट्स हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा है, 17 जो राइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हर इंडिविजुअल के लिए इंडिया में। तो इसके बारे में बेसिकली नॉलेज हर इंडिविजुअल को होना चाहिए, बिकॉज हम कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद, चाहे वो हम एज अ पेशेंट जाएं या हम पेशेंट के अटेंडेंट बन करके जाएं, तो हम लोगों को राइट्स पता होना चाहिए कि क्या राइट्स हमारे हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से राइट, कौन कौन से अधिकार हम लोगों को दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राइट की। तो जो फर्स्ट राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। नाम से ही पता चल रहा है कि अ पेशेंट हैज़ द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर मेडिकल कंडीशन एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति विशेष पेशेंट बन करके जा रहे हैं या फिर पेशेंट के साथ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो अपने मेडिकल कंडीशंस के रिगार्डिंग या फिर जो उसका ट्रीटमेंट मेथड चल रहा है उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से और वहाँ के मेडिकल फैकल्टी से या मेडिकल प्रोफेशनल से। ये उसका फर्स्ट राइट है। अब देखते हैं सेकंड राइट। तो सेकंड राइट में है राइट्स टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स का। ठीक है, तो देखते हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैव अ ड्यूटी ऑफ प्रोवाइड मेडिकल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स टू ऑल पेशेंट ऑफ देयर केयर गिवर। देखिए क्या होता है ना कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं एज अ पेशेंट या फिर पेशेंट के अटेंडेंट, या उसको हम केयर गिवर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ होते हैं, वहाँ के जो फैकल्टी होते हैं, जैसे आप किसी वार्ड में एडमिट हैं तो वहाँ के जो स्टाफ नर्स होती हैं, तो उनकी ये ड्यूटी होती है कि जब आप घर जाएं या फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे, वहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे मान के चलिए, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक पेशेंट आता है किसी भी जनरल वार्ड में, ठीक है, फीमेल वार्ड में कोई पेशेंट आता है किसी कंप्लेन से। ठीक है, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि उसका CBC होना है, ठीक है, स्पुटम कल्चर होना है या यूरिन एग्जामिनेशन होना है। तो आप लोगों ने वो करवाया या किसी पेशेंट ने वो करवाया, तो उसके बाद कभी पेशेंट को बीच में, जिस ट्रीटमेंट का टाइम चल रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट है और बीच में उसको ज़रूरत है, वो देखना चाहता है अपनी रिपोर्ट्स, तो वो उस टाइम पे बेझिझक होकर के जो हॉस्पिटल की अथॉरिटी है उनसे बात कर सकता है, मैम सर मुझे अपने रिकॉर्ड्स देखने हैं या फिर अपनी रिपोर्ट्स देखनी है। ठीक है, तो उस टाइम पर कोई भी हॉस्पिटल का जो प्रोफेशनल्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, या फिर जो मेडिकल केयर जो वहाँ पर सर्विसेज आपको लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी भी है कि वो आपके रिकॉर्ड्स को और रिपोर्ट्स को आपको दे सकें जब भी आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के जाते हैं या फिर कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के जाते हैं, तो उस टाइम पर जो जिस वार्ड में वो पेशेंट रहा है और उस कितने भी टाइम के लिए, ठीक है, तो वहाँ के जो स्टाफ होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जाते समय वो
वो पेशेंट को उसके जो इम्पोर्टेंट्स रिपोर्ट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं उनको हैंड ओवर करें। ठीक है, उस चीज़ से कभी भी हॉस्पिटल अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकता, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हर पेशेंट को होनी चाहिए कि हम बिना डरे बिना झिझके अपने रिकॉर्ड्स को और अपने रिपोर्ट्स को हॉस्पिटल फैकल्टी से ले सकते हैं। तो ये जो सेकेंड राइट है उसका नाम है राइट्स टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड राइट्स। तो जो थर्ड राइट है वो राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ये राइट्स है, वो दिया गया है हमारे पेशेंट्स के लिए। ठीक है, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। कई बार क्या होता है, जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर ओपीडी टाइमिंग क्या होती है, 8 to 2 होती है या फिर 9 to 3 होती है, वो अकॉर्डिंग टू अपने हॉस्पिटल पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि सडनली किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है, उसको इमीडिएटली मेडिकल केयर की नीड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर जो आपातकालीन विभाग है वहाँ पर जाते हैं और पेशेंट को दिखा करके हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले लेते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, मगर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रस होने के कारण वहाँ के जो स्टाफ होता है वो ये बोलते हैं कि आप मॉर्निंग आइएगा, आप इनको दिखाइएगा या फिर उनको दिखाइएगा, है ना। तो उस टाइम पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पेशेंट को एक्चुअल में इमीडिएट केयर की नीड है, तो आप ये थर्ड राइट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये जो थर्ड राइट्स है, राइट टू मेडिकल इमरजेंसी केयर है, वो इसीलिए ही बनाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग बोला है कि नो पेशेंट कैन बी टर्न्ड अवे फ्रॉम रिसीविंग इमरजेंसी मेडिकल केयर फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये थर्ड जो राइट्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस राइट्स को हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं कि ये है एक्चुअल में प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस रूल्स को फॉलो करेगा कि कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो जिसको वाकई में मेडिकल केयर की नीड हो और हम लोग उसे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम कभी भी मना नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी रश में हो, कितना भी पेशेंट रश चल रहा है वहाँ पर, तो हम लोग कभी किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। मान सकते हैं हम लोगों की 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं, उस टाइम पे प्रायोरिटीज़ जो हम लोग ट्रायज सिस्टम का यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे, मगर हम डायरेक्टली किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते कि नहीं, हम लोग आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे कहीं ना कहीं पेशेंट राइट के अगेंस्ट है, और ये चीज़ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको नीड पड़े, जब भी किसी भी इंडिविजुअल को नीड पड़े कि उसको इमरजेंसी मेडिकल केयर चाहिए, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर सकता है, हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से अपनी इमरजेंसी मेडिकल केयर को ले सकता है। ये राइट्स है जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं फोर राइट्स के अंदर क्या कहते हैं। तो फोर्थ राइट्स में बोला है राइट्स टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। चलिए अब बात करते हैं कंसेंट होता क्या है। देखिए, कंसेंट मतलब क्या होता है ना, जब कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे मैं हर चीज़ को आपको एग्जांपल के थ्रू बताते चलती हूँ। ठीक है, कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में गया है, ठीक, उसका जो SpO2 है यानी सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा वो बहुत कम हो रही है, जिसके कारण जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, और हो सकता है कि उसको वेंटिलेटर की नीड भी हो सकती है। ठीक है, और वो किसी आसपास के हॉस्पिटल में, किसी छोटे हॉस्पिटल में गया जहाँ पर वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो वो वहाँ पर लेके गया, वहाँ पर पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो डॉक्टर के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उनके पेशेंट को देखें, उनका ट्रीटमेंट करें, बट उस टाइम पे क्या होता है ना, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं मजबूर होता है, वो नहीं कर सकता है कुछ भी, क्योंकि जब वेंटिलेटर ही नहीं होगा, कोई अवेलेबल सोर्सेस ही नहीं होंगे जिससे पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, तो वो भी क्या कर सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर समझाते हैं उनको, देखिए आपके पेशेंट की हालत ये है, हम उनको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, मगर किसी भी रीज़न के कारण पेशेंट के अटेंडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करें कि नहीं सर, आप प्लीज़, सर मैम आप प्लीज़ हमारे पेशेंट को रख करके ट्रीटमेंट दें। ठीक है, हम लोग जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो उस टाइम पे डॉक्टर या फिर जो वहाँ का स्टाफ है वो क्या करता है, पेशेंट के अटेंडेंट से बोलते हैं कि ठीक है, आप ये लिख करके हमें दे दीजिए, एक रिटर्न फॉर्म में दे दीजिए कि हम अपनी मर्जी से अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल में रख रहे हैं, हमें डॉक्टर के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, अच्छे से बता दिया गया है, फिर भी हम लोग अपने पेशेंट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एक एविडेंस हो जाएगा हमारे स्टाफ
स्टाफ के पास भी और आप लोगों के पास भी ये चीज़ प्रूफ है कि डॉक्टर्स ने आप लोगों को बताया, बट किसी भी रीज़न के कारण आप उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क कंसेंट, यानी कि एक रिटन फॉर्म होता है ये। किसी भी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने का भी हो सकता है और किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देने का, या एक एविडेंस भी हो सकता है। एविडेंस भी है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अब मेडिकल प्रोफेशनल शुड ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ देयर केयर गिवर और गार्जियन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग एंड रिटर्न बिफोर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। ठीक है, देखिए बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग अपने पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उनको बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली ये होता है और ये होना भी चाहिए कि वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो कहते हैं कि सर आप इस पेपर को पढ़ करके इसमें साइन कर। तो जो पेपर आपको दिया जाता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया होता है कि हमको हमारे मरीज़ के बारे में डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया गया है। इस प्रोसीजर को या इस ऑपरेशन करने के बाद ये बेनिफिट होंगे और हो सकता है कि ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से एग्री हैं, या फिर हम लोग एग्रीमेंट देते हैं कि ये प्रोसीजर हमारे पेशेंट के ऊपर हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उस पेपर को पढ़ करके उसमें साइन कर देते हैं, मगर साइन आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप फोर्सफुली साइन नहीं कर सकते। ठीक है, वो कंसेंट लेना एक प्राइमरी चीज़ है जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा लिया जाता है, मगर कभी भी कोई भी आपसे ज़बरदस्ती साइन नहीं करवा सकता किसी भी चीज़ पर। ये भी आपका राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ राइट। तो फिफ्थ राइट जो है वो है राइट्स टू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। ठीक है, इसमें 3 चीज़ों के ऊपर बात की है इस राइट्स के अंदर। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड है प्राइवेसी और थर्ड है डिग्निटी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव टू मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग टू प्राइवेट डिटेल ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो वहाँ के स्टाफ है ना, वो डिफरेंट काइंड के पेशेंट से डील कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कोई मान के चलिए कोई पेशेंट है जिसको कोल्ड कफ हुआ है, दूसरा पेशेंट है वो बर्न वाला आया है, तीसरा पेशेंट है वो HIV वाला आया है, चौथा पेशेंट है जो किसी और डिजीज़ कंडीशन से वहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे देखिए क्या होगा ना, जो HIV वाला पेशेंट है उसको पता तो नहीं होगा ना कि उसको HIV है, या फिर उसे पता हो भी सकता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे टेस्ट वगैरह किया जाता है जिससे डिटरमाइन होता है कि पेशेंट उस चीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कोई भी पेशेंट अगर HIV है उसे, या फिर कोई भी और डिजीज़ कंडीशन है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन, जिसको लेकर के लोगों के बीच में अभी भी मिथ्स बने हुए हैं कि ये जो डिजीज़ कंडीशन है वो किसी के गलत कामों से ही होता है। जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि HIV है, HIV सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलता है। इसको फैलने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे हम लोग अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कंटामिनेटेड ब्लड, वैसे तो ये बहुत रेयर है कि हमेशा जब ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम कई बार उसको बहुत डीपली चेक करते हैं, बट कभी इन केस हो सकता है कि हम लोगों ने चेक नहीं किया, या जिस पेशेंट ने डोनेट किया ब्लड हम लोगों ने वो किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया है, तो उसके कारण भी क्या होता है HIV कई बार होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मगर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ HIV एड्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। ठीक, तो उस टाइम पे अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसको पता चलता है कि वो क्या है HIV एड्स से सफ़र कर रहा है या फिर ग्रसित है, तो उस टाइम पे उसके माइंड में ना डिफरेंट थॉट चल रहे होंगे। ठीक, जो कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, पैनिक कर देगा। ठीक, तो उस टाइम पे बीइंग अ ह्यूमंस और ऑल्सो अ मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये हमारा फ़र्ज है कि हम उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी प्राइवेट चीज़ें हैं जो वो लीक ना करें, उसको मेंटेन करके रखें ताकि पेशेंट की जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, अगर कोई हमसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फ़र्ज है उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, ना कि उसको र्यूमर्स बना करके फैला देना सब चीज़ में। ठीक, तो ये जो राइट्स है वो पेशेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है कि उसको अपने इस राइट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा ये चीज़ हमारे हॉस्पिटल के वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं और उसकी डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट राइट।
तो 6th राइट की हम लोग बात करें तो 6th जो राइट है वो राइट टू सेकेंड ओपिनियन है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। अ पेशेंट इज़ फ्री टू गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन फॉर एनी डॉक्टर ऑफ हिज और हर चॉइस। ठीक है, अब हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई पेशेंट है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका खाना उसको पाचन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो हॉस्पिटल में जाता है, ट्रीटमेंट लेता है किसी डॉक्टर से, बट उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको कहीं और दिखाना है, किसी और के थ्रू से पता चलता है कि अरे वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, आप वहाँ से दिखाइए। तो उस टाइम पर कोई भी बाउंडेशन पेशेंट के ऊपर हम नहीं लगा सकते और ना ही होती है। ठीक है, वो फ्री है कि वो अपना सेकंड ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है उसको चुन सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है आपको। ठीक है, हालांकि ऐसा होना यही चाहिए कि आपको एक कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, मगर फिर भी अगर कोई भी पेशेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है किसी डॉक्टर से तो उसके पास जो सेकंड ओपिनियन है सेलेक्ट करने का किसी और डॉक्टर्स को, तो वो बिल्कुल कर सकता है। उस टाइम पर कोई भी फोर्सफुली हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं आपको यही ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर यही ट्रीटमेंट होगा आपका, कहीं और नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये पेशेंट का राइट है कि उसके पास सेकंड ओपिनियन है या फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा सकता है अपनी चॉइस से, अपनी विलिंग से। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइट की। तो वो नेक्स्ट राइट क्या है, राइट 7 की हम लोग बात करते हैं। जो 7 राइट्स है वो राइट टू ट्रांसपेरेंसी एंड रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के टाइम पे बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि घपले चल रहे हैं इस चीज़ में। तो देख लेते हैं इस राइट्स में क्या बोल रहा है। ऑल कॉस्ट दैट आर levied on patient for services, tests and treatment rendered by medical establishment have to be made available for the public। देखिए, जब हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं उनकी अपनी एक डिस्पेंसरी होती है जहाँ से क्या होती है, हमारी मेडिसिन्स हम लोगों को प्रोवाइड्स होती हैं या फिर मेडिसिन्स मिलती हैं। ठीक, तो जब हम लोग चलिए फिर इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर ने उसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए, उसके जांच वगैरह करवाई, बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए, और लास्ट में जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होकर के जाता है तो उस टाइम पर वो बिलिंग सेक्शन में जाता है। बिलिंग सेक्शन में जा करके उसको 10,000 रुपये का बिल हम लोग थमा देते हैं कि ये आपकी बिल है। ठीक है, तो उस टाइम पर पेशेंट्स के पास पूरा राइट्स है कि अपने वो बिल्स के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन ले सके, वो पूछ सकें कि अच्छा आपने एंटीबायोटिक चलाई है तो एंटीबायोटिक का प्राइस आपने क्या दिया है, क्या रेट है इसका, है ना। तो अगर वो मान के चलिए कि 2,000 की एंटीबायोटिक चली है तो वो पूछ सकता है कि 2,000 एंटीबायोटिक में ऐसी कौन सी आपने एंटीबायोटिक चला दी, अमेका जो सीन है उसकी क्या रेट है, आपने क्या लगाया है उसमें, या फिर सेफ्टेक्सोन आप चला रहे हैं तो उसका क्या रेट है, वो सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। और ये पेशेंट का राइट भी है कि वो हॉस्पिटल प्रोफेशनल से पूछ सके कि एक्चुअल में जो वो कॉस्ट पे कर रहा है वो किसके रिगार्डिंग कर रहा है और कितना कितना उसका एक्चुअल बिल बन रहा है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का उसका पूरा अधिकार है हॉस्पिटल फैकल्टी से या फिर जो रिलेटेड पर्सन है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट साइट में क्या बात होती है ना। तो 8 राइट हमारा जो है वो राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स कैन नॉट रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट टू पेशेंट ऑन द बेस ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ द बर्थ और इलनेस। देखिए, एक डॉक्टर का या फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये पूरा फ़र्ज बनता है कि वो किसी भी पेशेंट को कुछ चीज़ों की वजह से इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अगर कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर है, एग्जाम्पल मान लेते हैं ट्रांसजेंडर है, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट है जिसका जो कास्ट है वो हम हिंदू कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो मुस्लिम्स उस रिलीजन से बिलोंग करता है, या फिर सिख, या फिर जैसे क्रिश्चियन हो गया, या मतलब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान से है, या फिर पाकिस्तान की बात करें तो वो इंडिया से है, या फिर इसी तरीके से अदर चीज़ें। ठीक है, और बात करें इलनेस की, जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट है वो HIV से सफ़र कर रहा है या फिर उसको COVID-19 पॉजिटिव आया है, तो उस कंडीशन में
ये डॉक्टर का फ़र्ज बनता है कि वो इक्वली ट्रीट करें हर पेशेंट को, वो बिल्कुल भी रिफ्यूज़ ना करें ट्रीटमेंट को बेस ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और इलनेस। ठीक है, हर पेशेंट का राइट है कि वो इन सब से परे इक्वल ट्रीटमेंट एक डॉक्टर से या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ले सकते हैं। अगर किसी भी कारण से कोई डॉक्टर जेंडर से को लेकर के या सेक्सुअलिटी को लेकर के या फिर कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के या फिर इलनेस को लेकर के अगर रिफ्यूज़ करता है ट्रीटमेंट करने से, तो उस टाइम पर आप एक्शन ले सकते हैं। ये पूरा अधिकार हमारे पेशेंट को दिया गया है कि आप किसी भी अवस्था में हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर का काम है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल का काम है कि वो आपको औरों की तरह ट्रीट करें, आपके संग कोई भी मतभेद नहीं होगा। और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत नेसेसरी है, ताकि हमारी जो और सारे इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट ले सकें, अपने डिजीज़ को टाइम पर डायग्नोस करवा सकें और सुटेबल ट्रीटमेंट लेकर के अपनी एक हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइस, अभी तक जितने भी राइट्स मैंने बताए हैं, आई होप कि आपको सारे राइट्स समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 9th राइट की। तो जो 9th राइट है वो है राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। तो वो लिखा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट टू प्रोवाइड अ सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट फॉर ट्रीटमेंट। देखिए, अगर आप कहीं पर भी अपने ट्रीटमेंट को लेने जा रहे हैं तो ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है, वहाँ के फैकल्टी की ड्यूटी है कि वो आपको सेफ़ इन्वायरमेंट दें और एक बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दें। ठीक, अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर ऑलरेडी इतना डस्ट है, इतना गंदा है, वहाँ पर ऑलरेडी कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोई प्राइवेसी मेंटेन नहीं है, कोई सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या आप ट्रीटमेंट लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो उस टाइम पर आप वहाँ से जल्दी से वापस दूसरे हॉस्पिटल में ही तो जाएंगे, यही ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो ये ड्यूटी है हमारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट की, मेडिकल टीम की या फिर हमारे प्रोफेशनल्स की, कि वो पेशेंट को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, एक क्लीन इन्वायरमेंट दें और एक क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करें, ताकि पेशेंट भी आना अच्छा समझे हॉस्पिटल में। भाई, गंदी जगह में तो कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, एक अनसेफ इन्वायरमेंट में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो उस टाइम पर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल या फिर एज अ मेडिकल टीम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पेशेंट को एक सेफ़, क्लीन और एक कंफर्टेबल, एक क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करें, ताकि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आना पसंद करें। बात करते हैं नेक्स्ट राइट की। तो हम लोग यहाँ पर 10th राइट की बात कर रहे हैं। तो 10th राइट में है राइट टू चॉइस अल्टरनेटिव ओपिनियंस इफ़ अवेलेबल। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या है ये। ठीक है, वंस अ पेशेंट और देयर केयर गिवर are informed of their treatment option, they are free to choose the course. They cannot be compelled to follow a certain treatment without their will, even if the doctor deems it necessary. ठीक है, देखो, कोई भी पेशेंट बिल्कुल फ्री है कि वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करवाना चाहे। ठीक, अगर हम हॉस्पिटल के अंदर की बात करें, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर बहुत, चलिए इसको ना हम एक थोड़ा अलग से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो, हम जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य कार्ड वैलिड होते हैं, जिससे हम अपना ट्रीटमेंट फ्री करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ESI हो गया, TPA हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, या फिर गोल्डन कार्ड हो गया, या फिर PPL कार्ड हो गया, है ना। तो कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट को कवर करते हैं, और कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो हमारे ऑल अराउंड सारे कॉस्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस बात है, इंसान उस कार्ड को लगाता है जहाँ पर उसको कम पैसे देने की ज़रूरत हो। ठीक है, मान के चलिए किसी के पास आयुष्मान कार्ड है और उसके पास BPL कार्ड भी है। ठीक है, तो हम लोग उसको बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते कि आप आयुष्मान कार्ड के थ्रू ही ट्रीटमेंट करवाएं। अगर उसकी विलिंग है, उसका अपनी इच्छा है कि वो अपना ट्रीटमेंट को क्या करें, BPL कार्ड से चलवाना चाहें, तो वो चलवा सकता है। इसके लिए ना तो उसको कोई डॉक्टर फोर्स कर सकता है, ना कोई रिसेप्शनिस्ट फोर्स कर सकता है, और ना ही उसको अदर फैकल्टी फोर्स कर सकता है। ठीक है, तो इसी से रिलेट कर लीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक, अगर आप किसी ट्रीटमेंट को लेना चाह रहे हैं, मगर आपके पास अल्टरनेटिव है उस चीज़ का, आप दूसरी जगह जा कर के फिर दूसरी ट्रीटमेंट उसका ले सकते हैं, तो ये आपका राइट्स है कि आप फ्रीली उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर डॉक्टर आपको ये भी कहें कि इट इज़ नेसेसरी,
तो कोई बात नहीं, अगर वो पेशेंट का फीलिंग नहीं है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर से क्विट कर सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपना ट्रीटमेंट चुन सकते हैं। इसमें कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये पूरा रूप से आपको राइट दिया गया है कि आपको अपना ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव चुनना है या फिर चुन सकते हैं। ये आपके पास आपका राइट है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम लोग बात करते हैं 11th राइट की। तो 11th राइट में दिया गया है राइट टू चूज़ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेडिकल एंड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं वो चीज़। तो इसमें लिखा है व्हेन अ मेडिसिन्स एंड टेस्ट आर प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड वेयर दे वांट टू परचेज इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई जगह इसको एक बिज़नेस बना दिया गया है कि नहीं ये हमारे हॉस्पिटल से ही आप खरीदिए, ये हमारी डिस्पेंसरी में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, आपका क्या राइट्स है, इस राइट के अंदर बताया गया है। ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल है, किसी पेशेंट को डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपको वो 5 रुपये का एम्प्यूल अगर आपको हॉस्पिटल के अंदर पड़ रहा है, मगर आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पर आपको वो 3 रुपये का पड़ रहा है, 2 रुपये का पड़ रहा है या 4 रुपये का पड़ रहा है, तो आप फ्री हो, आप उस जगह से ला करके उस इंजेक्शन को हमारे स्टाफ को दे सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ कहता है कि नहीं आपको यहीं से लेना है, अदरवाइज़ हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, या फिर वट एंड ऑल कुछ भी कहते हैं आपको, तो उस टाइम पर आपका राइट्स है कि आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो 11th राइट के अंदर वो ये बोल रहे हैं कि आपको ये राइट्स दिया गया है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी मेडिसिन या कोई भी टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर में, तो कोई भी हॉस्पिटल का फैकल्टीज़ आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको ये टेस्ट हमारे हॉस्पिटल से ही करवाना है। आपको जहाँ पर सुटेबल लगे, आपको जहाँ पर कंफर्टेबल लगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपने मरीज़ के लिए टेस्ट वहाँ से करवा सकते हैं, अपना मेडिसिन वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस ये नहीं कहता है कि आपको सेम ही हॉस्पिटल से सब चीज़ करवाना है। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है या फिर आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पर एक्शन ले सकते हैं। देखते हैं राइट्स 12 में क्या कहा गया है। राइट्स 12 है वो राइट्स टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफ़र। देखो इस राइट्स में ना 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, रेफरल और ट्रांसफ़र। इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो रेफरल और ट्रांसफ़र हमारा 2 टाइप्स का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे, जैसे हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमें फिजिशियन वार्ड से किसी कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर हमें मेल वार्ड से ट्रांसफ़र करके किसी आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो इंटरनल रोटेशन तो ये हो गया, या सॉरी इंटरनल रेफरल और ट्रांसफ़र तो ये हो गया। एक्सटर्नल, जब किसी भी रीज़न के कारण हम इंटरनली कोई फैसिलिटी पेशेंट को नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें हायर सेंटर पेशेंट को भेजना है फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेफर या फिर एक्सटर्नल ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर ना तो आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, या फिर सीपैप वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की ज़िंदगी को बचाने के लिए हम उसको हायर सेंटर में भेजते हैं। तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल टाइप का। इंटरनल मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, चलो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पेशेंट की को बेटर क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए। ये तो बात इस टर्मिनोलॉजी की हो गई है। अब देख लेते हैं कि इस राइट के अंदर बात क्या की गई है। ठीक है, तो इस राइट में दिया है ऑल पेशेंट हैव राइट टू रिसीव service and quality of care when the patient is referred to a different doctor or patient is transferred to a different facility। ठीक है, देखो कोई भी हॉस्पिटल, अगर आप किसी पेशेंट को, अपने पेशेंट को किसी बाहर हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज़ कोई भी हॉस्पिटल आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये आपका राइट है, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पेशेंट को रेफ़र करवा सकते हैं। इंटरनल भी अगर आप चाहते हैं कि मेल वार्ड में पेशेंट को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है और आपके पेशेंट को वाकई में क्रिटिकल केयर की नीड है, आप उसे आईसीयू में डाल सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर सजेशन देते हैं, बट इन केस आप भी चाहते हैं कि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ केयर दे, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट है। ठीक है, दूसरी चीज़,
अगर आपको लगता है कि किसी हॉस्पिटल में आपके पेशेंट को केयर सही से नहीं मिल पा रही है और आप अपने पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए, तो ये भी आपका राइट है। आप अपने पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले जा सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हॉस्पिटल फैकल्टी, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल आपको प्रेशर नहीं कर सकता है, आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं। ये फुल आपका राइट है। आप अपने पेशेंट को प्रॉपर रेफ़र करवा सकते हैं और ट्रांसफ़र करवा सकते हैं विद रिस्पेक्ट। चलिए थर्ड राइट्स की बात करते हैं। थर्ड राइट्स में क्या है? ठीक है, थर्ड राइट्स तो सॉरी थर्ड नहीं 13 राइट्स। ठीक है, तो 13 राइट्स में क्या है देख लेते हैं। राइट्स टू प्रोटेक्शंस फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ पर भी एक टर्मिनोलॉजी है, ट्रायल्स क्या होता है। देखो, ट्राई सिस्टम हम हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं। इसको मैं ना शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मान के चलिए कि हॉस्पिटल में 3 स्टाफ नर्स हैं इमरजेंसी वार्ड में, या फिर 4 स्टाफ नर्स हैं और हमारे वहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर की ड्यूटी है। ठीक, उनके पास बहुत सारे केस आ रहे, जैसे कोई रोड इंजरी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आ रहा है जिसको बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हुई है, बहुत सीरियस, उसको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, दूसरा चीज़, कोई पेशेंट ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तीसरी चीज़, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में। चौथा चीज़ ऐसा है कि इसको नॉर्मल से खरोंच लगी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या करें? सारे पेशेंट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट का राइट्स भी है। मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इमरजेंसी मेडिकल केयर लेना भी पेशेंट का राइट है। ठीक है, मगर अब क्या करें, मैन पावर हमारे पास कम है और पेशेंट की तादाद ज़्यादा है और पेशेंट भी डिफरेंट काइंड्स के हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को कैसे मेंटेन करते हैं? तो उस कंडीशन में हम जो पेशेंट है उसको मैनेज करते हैं ट्राई सिस्टम के अंदर। ठीक है, ट्राई सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, कलर कोडिंग होती है। इसके बारे में एक ब्रीफली मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप ज़रूर उस चीज़ को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो क्या होगा, ट्राई सिस्टम के अंदर हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे जिनको इमीडिएटली केयर की नीड है उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे हेड इंजरी वाले पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग कर रही है, तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि हम हेड इंजरी के केसेस को पहले देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, जिसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है उस पेशेंट को देखेंगे। थर्ड हम लोग किसको देखते हैं, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको देखेंगे। और फोर्थ हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसको एक नॉर्मल सी खांसी जुकाम हो रहा है या फिर पैर में चोट लगी है जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, एक मतलब छोटा सा वुंड टाइप्स का है, उसको देखेंगे। ठीक है, मगर देखेंगे सबको। ऐसा नहीं है कि हम उनको ये बोल रहे, अरे आप तो घर पर जाकर ठीक हो जाओगे, आप घर चले जाओ। ठीक है, बट एक सिस्टमेटिक वे से और एक सिस्टम के अनुसार हम लोगों को चलना होगा। ठीक है, तो इस राइट्स के अंदर उन्होंने बोला है कि पार्टिसिपेट ऑफ ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया हैव राइट्स सच अ क्लिनिकल कंपेशंस इन केस ऑफ ट्रायल रिलेटेड इंजरी और डेथ। ठीक है, यही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को ले करके आ रहे हैं, उनको अगर बहुत ज़्यादा सीरियस वो बर्न हुआ है या फिर उनको ब्लीडिंग हो रही है, सीरियस ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, और आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को ले करके आते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर्स को जा करके बोल सकते हैं कि मेरा पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, तो प्लीज़ आप पहले इनको देखिए। पहले तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो स्टाफ हैं वो खुद इतने नॉलेजेबल होते हैं कि उनको पता होता है कि ट्राई सिस्टम क्या होता है। मगर फिर भी उस टाइम पे आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारी डॉक्टर टीम्स या कैसे कैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल वहाँ पर वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम पे हमने पैनिक नहीं होना है, अपने राइट्स का यूज़ करना है और डॉक्टर से बात करनी है, ताकि हमारे पेशेंट्स को एक सेफ इन्वायरमेंट मिल सके, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके और उनको हम सेफ एंड सिक्योर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ और बात करते हैं अपने 14 राइट की। तो 14 राइट्स में बोला है राइट टू टेक डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट और बॉडी फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। ठीक है, देखो, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपको डिस्चार्ज और एडमिशन का प्रोसेस पता होगा। मगर आप मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हैं, आप इसको इन्फॉर्मेशन के रूप में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जब आप किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाते हैं, तो डिस्चार्ज भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, जिसमें से 1 या 2 डिस्चार्ज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक डिस्चार्ज तो वो होता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, पेशेंट ठीक है, अब उनको लेकर के जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके गए,
रिकॉर्ड्स लिए आपने, रिपोर्ट्स लिए आपने और आप चले गए साइन कर करके ना कि हम अपने पेशेंट को ले करके जा रहे हैं। मगर दूसरा जो डिस्चार्ज का फॉर्म है वो होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा भाई ट्रीटमेंट, आपके पेशेंट में इम्प्रूवमेंट ही नहीं है और आप चाहते हैं कि आप किसी और जगह में पेशेंट को लेकर के चाहें, मगर डॉक्टर के एडवाइस है कि आप पेशेंट को ना लेकर के जाएं वरना पेशेंट को कोई और फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक। मगर आपको पेशेंट को लेके जाना है, तो उस कंडीशन में जो ये डिस्चार्ज का फॉर्म है उसको बोलते हैं लामा, LAMA, ठीक है। तो लामा का जो फुल फॉर्म होता है वो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है, मतलब आप लीव पे जा रहे हो मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट, ठीक है। मेडिकल एडवाइस आपके लिए क्या है कि ना ले जाएं पेशेंट को, बट आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और अपने पेशेंट को ले करके जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं अपने इस राइट में। ड्यूरिंग एनी पॉइंट इन द ट्रीटमेंट अ पेशेंट इज़ फ्री टू टेक डिस्चार्ज और लीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। दे कैन नॉट बी हेल्ड विदाउट देयर विल और कैप्ट इन द हॉस्पिटल बाय फोर्स। बिल्कुल क्लियर और साफ लफ्ज़ों में बोला गया है कि ट्रीटमेंट के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर किसी भी पॉइंट पे आकर के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी भी फर्दर रीज़न के कारण अगर आप खुद डिस्चार्ज जाना चाहते हैं, अगर आप पेशेंट हैं तो, या आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं और अपने पेशेंट को डिस्चार्ज ले जाना चाहते हैं तो आप बेशक ले जा सकते हैं। कोई भी फोर्स आपके ऊपर नहीं है कि आपकी मर्ज़ी के बिना हॉस्पिटल में आपको ज़बरदस्ती रखा जाएगा। मगर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप हॉस्पिटल से जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा हॉस्पिटल आपसे कंसेंट लिखवाएगा। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कंसेंट क्या होते हैं, यानी कि लिखित दस्तावेज़ लेगा आपसे कि आप अपने मर्ज़ी से, अपने जिम्मेदारी पे, अपने रिस्क पे अपने पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं। डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है कि हॉस्पिटल में पेशेंट को रखें, मगर फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी से, अपनी इच्छा से पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं। पेशेंट के संग अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके पूर्ण जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये राइट्स तो आपका है कि आप अपने पेशेंट को अपनी इच्छा के अनुसार डिस्चार्ज ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी फोर्स आपके ऊपर नहीं है। हॉस्पिटल का कोई भी फैकल्टी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहे, मगर जाने से पहले कंसर्ट लिखना आपकी जिम्मेदारी है ताकि हमारे हॉस्पिटल के जो फैकल्टी हैं, जो दिन रात आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो सेफ रहें और आप भी अवेयर रहें कि नहीं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का कहना भी मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राइट की। तो जो नेक्स्ट राइट है वो 15 राइट की हम लोग बात करें, यानी 15वें राइट्स की बात करें पेशेंट की। तो जो 15 राइट है वो राइट टू पेशेंट एजुकेशन है, ठीक है। छोटे लेवल के हॉस्पिटल की बात छोड़ देते हैं कि कई बार क्या होता है, हमारा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इस चीज़ के खिलाफ होता है। अगर हम हॉस्पिटल के फैकल्टी मेहनत करके पेशेंट को एडवाइस भी करें तो उस टाइम पे कई बार तो पेशेंट के द्वारा ये बोला जाता है कि अरे इनको क्या पता है, ये तो खाली बोलते रहते हैं। मगर अगर बात करें हैं हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल की, दिल्ली मैक्स, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल, इस जगह की बात करें तो वहाँ पर पेशेंट के अटेंडेंट को और पेशेंट को उनके हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन दी जाती है कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की एजुकेशन आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे हॉस्पिटल के फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं तो कृपया उसको सुनें, उसको फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पेशेंट का ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है, उसमें कोई भी बेनिफिट हमारे हॉस्पिटल फैकल्टी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बात करते हैं 15 राइट की। तो 15 राइट में है पेशेंट हैव द राइट टू रिसीव एजुकेशन अबाउट द फैक्ट रेलिवेंट टू देयर कंडीशन एंड हेल्थ लिविंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। मैंने बात करी है, हम किसी अच्छे हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक एजुकेटेड ही पेशेंट जाते हैं, एजुकेशन उनका अच्छा होता है। तो कई बार क्यूरियोसिटी होती है, क्वेरीज होती है हमारे पेशेंट के कि हम लोग पूछें कि मैम ये दवाई हम लोगों ने कैसे कैसे खानी है, ये दवाई खाने से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, ये दवाई ना खाने से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, हमें कौन कौन से हेल्दी प्रैक्टिसेस करनी है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। उस टाइम पे हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले हर पर्सन का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का फ़र्ज बनता है कि वो हमारे पेशेंट के हर क्वेश्चन का आंसर दें, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएं ताकि वो अपने हेल्थ स्टेटस को और इम्प्रूव करें, ताकि वो हम अपने लिविंग प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करें और अपनी हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू रखें, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ कि पेशेंट का भी फ़र्ज है कि वो पेशेंट की जो हमारे
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी बातों को अच्छे से सुने, समझें, उनको रिस्पेक्ट करें और उस चीज़ को फॉलो करें जो वो बता रहे हैं, जिसके कारण हमारे पेशेंट की इवन हमारे भी नेक्स्ट राइट में क्या बात की गई है, किस रिलेटेड हम लोगों ने बात की है। तो सस्टेन राइट्स में बात करते हैं। तो सस्टेन राइट में है इसमें राइट टू बी हर्ड एंड सीक रेडरेसल। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस राइट में या इस पॉइंट में क्या कहा गया है। इफ़ अ पेशेंट और देयर केयर गिवर हैव अ ग्रेवियंस against a doctor or the hospital administrations regarding the quality of treatment provided, they have a right to seek redressal of for the same। ठीक है, देखो जब कोई भी हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता है या पेशेंट के साथ उसका केयर गिवर या अटेंडेंट जाता है या उसका रिलेटिव जाता है, तो उस टाइम पे अगर पेशेंट को लग रहा है या फिर उसके रिलेटिव को लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर उसको वो क्वालिटी ऑफ केयर नहीं मिल रही है जिसकी बात डॉक्टर के द्वारा की गई थी या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई थी, या उसको लग रहा है कि किसी भी प्रकार से मरीज़ का शोषण हो रहा है या फिर उसके अटेंडेंट का शोषण हो रहा है, तो उस टाइम पर पेशेंट के अटेंडर के पास और पेशेंट के पास ये राइट होता है कि वो अपने क्वेश्चनिंग को पुटअप करें, अपने आंसर को लें। अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो एक्शन ले सकते हैं हमारे हॉस्पिटल प्रोफेशनल्स के ऊपर या फिर वहाँ के जो पॉलिसी को देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर। ठीक है, कुल मिलाकर के बोलने का मतलब यह है या फिर इस राइट का मतलब ये बनता है कि जब कभी भी कोई भी पेशेंट या उसका केयर गिवर या ये सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पेशेंट या उसका अटेंडेंट जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर उनको हॉस्पिटल के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उनको क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पा रहा है या फिर उनके डॉक्टर के द्वारा या फिर वहाँ के स्टाफ के द्वारा मिसबिहेविंग उनके संग हो रही है, तो उस टाइम पर वो क्वेश्चनिंग पुटअप कर सकते हैं कि एक्चुअल में उनके संग ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनके आंसर से तो वेल एंड गुड, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट के पास और उसके अटेंडेंट के पास या उनके केयर गिवर के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, पूरा राइट्स होता है कि हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो इस राइट में ये बोला गया है। तो बात करते हैं लास्ट राइट यानी 17th राइट ऑफ द पेशेंट की। ठीक है, तो 17th राइट में क्या बोला गया है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्चेज। ठीक है, इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो है बायोमेडिकल और दूसरा है हेल्थ रिसर्चेज। क्या बात करते हैं, देखो बायोमेडिकल मतलब होता है कि जब हम बायोमेडिकल का मतलब होता है ना कि जब हम किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ वेस्ट मिलता है, ठीक है, या फिर कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, तो इसको तो हम बायोमेडिकल बोलते हैं, मगर जो हमें रिसर्च के दौरान या फिर जो हम प्रोसीजर करें उसके दौरान जो हमें कूड़ा मिलता है, वेस्ट मिलता है, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। और हेल्थ रिसर्च का मतलब होता है कि हम हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर जो सर्चेस करते हैं न्यू ठीक है, उसको हम लोग रिसर्चेस बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है ना, इसमें बात कर लेते हैं। देखो, द नेशनल एथिकल गाइडेंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्चेस। देखो, एक गाइडेंस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल एथिकल गाइडेंस बोलते हैं, जो किसके लिए दी गई है, हमारी बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्चेस में जो इन्वॉल्व ह्यूमन्स हैं या पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई भी पर्सन किसी भी रिसर्च एक्टिविटी में भाग लेता है या फिर किसी भी बायोमेडिकल एक्टिविटी में भाग ले रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके दौरान उसको अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, इंजरी हो गया या फिर कोई इलनेस हो गया, तो ऑब्वियस बात है वो एक प्रकार का पेशेंट बन गया। ठीक है, तो उस टाइम पे उस पेशेंट के पास भी पूरा राइट होता है कि वो पूरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से ले सकता है। और जो ये गाइडेंस है वो गाइडेंस मतलब वो किन की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, और जो पर्सन है वो करेगा नेशनल एथिकल गाइडेंस को फॉलो करेगा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बट जो ये गाइडेंस है वो हमारे दो लोगों पर वैलिड होती है, एक तो बायोमेडिकल एक्टिविटीज़ में जो लोग भाग ले रहे हैं और दूसरे लोग जो हमारे हेल्थ रिसर्च एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं उनमें। ठीक है, एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो बायोमेडिकल एक्टिविटी मतलब कि चलो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट ले रहा है, मतलब यानी हम अपने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, यानी वो वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं यानी अलग कर रहे हैं। ठीक है, उसके दौरान उनको इंजरी हो गया, कोई प्रिक हो गया, ठीक है,
और उस वो जो प्री को उनको कंटामिनेशन जो उनको लगा है, जिसके कारण उनको कोई डिजीज़ कंडीशन हो गई है, कुछ भी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मैं किसी का नाम एक्सपोज नहीं करूँगी इसमें, ठीक। तो उस टाइम पे उन पर्सन को पूरा राइट्स है कि वो हॉस्पिटल से या फिर किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है और नेशनल एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब रिसर्च एक्टिविटी की बात करें, जैसे मान के चलिए अभी कोविड-19 का दौर जो चल रहा था थोड़े टाइम पहले, उसमें बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ हुई थी कि कैसे हम लोग इस चीज़ से प्रिवेंट हो सकें, बच सके, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें हमें अपने ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो रिसर्च करते करते बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए होंगे जो इससे अफेक्टेड हुए होंगे, इफेक्ट हुआ होगा उनको, उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं प्रभावित हुई होगी। तो उस टाइम पर उनके पास भी नेशनल एथिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अपॉर्चुनिटी है या थी कि वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से ले सकें, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। सो गाइस, जो ये वीडियोस थी वो बेस्ड थी हमारे 17 नाइट ऑफ पेशेंट के ऊपर।